Hello. Okay, so good morning everyone. Good morning. बताइए लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोग फीचर्स ऑफ कंपनी डिस्कस कर रहे थे. ओके. उससे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? उससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कंपनीज एक्ट का, मेन पर्पस देखा था, है ना? व्हाट वाज द पर्पस? व्हाट वाज द पर्पस? व्हाट वाज द पर्पस? कंपनीज एक्ट 2013 लाने के पीछे क्या पर्पस था मेनली? गुड मॉर्निंग सुदर्शन. हट जाए यहाँ से, तेरे को दिखता भी नहीं है. ये दिख रहा है? हम्म. To promote good corporate governance as well as to promote good corporate governance as well as to promote ease of doing business. ठीक. ओके, फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था दैट द एंटायर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, देन 470 सेक्शंस, 9 शेड्यूल्स एंड 95 डेफिनेशन. 7 शेड्यूल्स, 7 स्केड्यूल्स, सॉरी, 7 शेड्यूल्स एंड 95 डेफिनेशंस, है ना? ओके. देन डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या था एक्ट का? 1st ऑफ सितंबर 2000, 1st ऑफ सितंबर 2013. अच्छा, इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का क्रोनोलॉजी क्या बताया था मैं सबसे पहले? सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देन रीजनल डायरेक्टर्स. कितने रीजनल डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड है या अपॉइंटेड? कितने रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है? 7. मेरी क्लास के अंदर भूलना मना है, ठीक है? 7 रीजनल डायरेक्टर्स. उसके बाद आरओसी कितने? एवरी स्टेट विल हैव 1 आरओसी एक्सेप्ट Maharashtra and Tamil Nadu, which will have 2 ROCs. Is it clear? Okay. Good morning, Jenny, Param, Sudarshan, and Divyansh. Okay. After this, we started discussing कि कंपनीज एक्ट 2013 ने रिप्लेस किया किसको? कंपनीज एक्ट 1956 को. ठीक है, क्यों रिप्लेस किया ये भी मैंने आपको बताया था. देन कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल? तो भाई कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एंड हेलो हेलो माइक चेक. कंपनीज का हेलो माइक चेक. हेलो हेलो. हेलो. ओके, सो देयर वाज अ माइक. ओके, अभी माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम था माइक में. ओके. हाँ, तो कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज. और कंपनीज का मतलब क्या? तो कंपनीज का मतलब वो जो इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में गिवन है. तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या गिवन है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड under this act or any other previous companies act. कंपनी मीन्स अ कंपनी. तो ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव है? मैंने बताया था आपको डेफिनेशन 2 प्रकार का हो सकता है. एग्जॉस्टिव हो सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब जो बोला सिर्फ वही. इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या आएगा? जो बोला वो तो है, उसके अलावा और भी चीजें इंक्लूड की जा सकती है. ओके. आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था फीचर्स ऑफ कंपनी. ठीक है, फीचर्स ऑफ कंपनी में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन.
वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब था यहाँ पे एनी पर्सन ऑन वॉलंटरी बेसिस, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन वॉलंटरी बेसिस पे अगर वो एलिजिबल है कैन बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी. सिमिलरली एनी पर्सन ऑन वॉलंटरी बेसिस कैन मेक एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब it is brought into existence by following the process of incorporation. Similarly, it can be dissolved by following the provisions of law. कंपनी का ना तो नेचुरल बर्थ होता है ना ही नेचुरल डेथ होता है. वेरी गुड सुदर्शन. ओके, इसके बाद नेक्स्ट फीचर वाज सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन a company cannot manage its affairs on its own. Being an artificial person, a company cannot manage its affairs on its own. Thus, it has to dependent on some other person, a group of person, to carry out its business affairs या to carry out its business transaction. तो although company किसी और के ऊपर dependent है अपने business transactions को carry out करने के लिए, still उन सभी business transactions के लिए, who will be held liable? Company will be held liable, because in the eyes of law, as per law, a company have its own legal existence. A company have its own legal existence which is different from its members. कंपनी का खुद का लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी का खुद का अस्तित्व है, खुद का आइडेंटिटी है, which is different from its members. A company have its own identity. A company have its own identity which is different from its members. Okay. इसके अलावा और क्या पढ़े थे? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या देखे थे अपन? दो प्रकार की कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. As far as a private company is concerned, प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? कुछ हद तक प्राइवेट कंपनी जो है कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है. किसके ऊपर? शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर. और भी कुछ किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और भी कुछ किए थे. कॉमन सील. अच्छा, अ कंपनी मे हैव कॉमन सील. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी. किसी भी कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है टू हैव कॉमन सील. कॉमन सील होता है क्या बेसिकली? तो कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर, है ना. कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी which is affixed or which is attached on every important document of the company. Okay, so now moving on to the next feature. perpetual succession भी कर लिया था. वेरी गुड. तो देखिए perpetual succession में क्या पढ़ा था अपने? हम लोगों ने पहले इस टर्म को एक्सप्लेन किया था. परपेचुअल का मतलब है समथिंग विच नेवर एंड्स, है ना. समथिंग विच नेवर एंड्स. सक्सेशन का मतलब विच विल कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो अ कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, इसका मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी विल नेवर कम्स टू एन एंड. कंपनी का एग्जिस्टेंस कभी भी खत्म नहीं होगा. कब तक? Until and unless it is lawfully dissolved. The existence of company will never comes to an end until and unless it is lawfully dissolved in accordance with the requirements of the law, in accordance with the provisions of law. A company will never lose its existence. एक कंपनी अपना एग्जिस्टेंस कभी भी लूज नहीं करेगा until and unless it is lawfully dissolved. Until and unless it is lawfully dissolved in accordance with the provisions of law. फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखवाया था. It is very rightly said in case of a company that members may come, members may go, company will go forever. Members आते जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी. Okay, very good सुदर्शन. हाँ, कॉमन सील इज द सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर. मोर अप्रोप्रिएटली आप ये वर्ड यूज करोगे, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. बस यही तक पढ़े थे ना, और तो कुछ नहीं किया था. ओके,
coming on to the next feature, right on. Come to the next feature. अगले फीचर पे आ जाइए सभी लोग. Right on. Capacity to sue and being sued in its own name. Company have the capacity to sue and being sued in its own name. Company have the capacity to sue and being sued in its own name. अब यहाँ पे जो लिखा ना टू सू, उसका वहां पे उसको सर्कल करो उस लाइन को. ठीक है, टू सू जो है ना उसको लिखो टू फाइल अ केस. टू फाइल अ केस, टू सू की जगह लिखिए टू फाइल अ केस. ठीक है, क्या मतलब है देखिए, आप समझना. यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर तुम लोग पढ़े कि कंपनी हैव इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस, इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस. या तुम लोगों ने पढ़ा कंपनी हैव इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी. कानून की नजरों में कंपनी का खुद का अस्तित्व है, खुद का आइडेंटिटी है. तो जब एक कंपनी का खुद का आइडेंटिटी है, जब एक कंपनी का खुद का आइडेंटिटी है, तो वो कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में खुद के नाम पे एंटर कर सकती है. यस और नो? अ कंपनी कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स, अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. हाँ या ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, फिर प्रॉब्लम ये भी है कि कंपनी सर आर्टिफिशियल पर्सन भी तो है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर करेगी? एज अ कंपनी हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. कंपनी खुद से कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर करेगी? एज द कंपनी हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो भाई एज द कंपनी हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो कंपनी के बिहाफ पे कुछ लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में. देख, कुछ लोग जिसको मैं मेंबर्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं. लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशन है वो किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर है. इज इट क्लियर? फोन है तुम लोगों में से किसी के पास? किसी के पास फोन है? बताओ तो, जिसने अभी नया फोन परचेज किया. एनीवन? एनीवन ऑफ यू? ओके, नया फोन परचेज किया तूने? विच वन? ओप्पो. वेरी गुड. कब लिया तू ये? हाँ, तो एक स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? करण. करण हैज परचेज दिस फोन. कंपनी का नाम है ओप्पो. कब लिया? 2 से 3 महीने पहले. कितने रुपए का लिया? 23,000. 23,000. ओह, तो मान लो कि भाई करण ने ये फोन लिया 23,000 का. किससे लिया? कहाँ से लिया? मतलब ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन किसी शॉप पे जाके लिया? ऑफलाइन शॉप पे जाके लिया. मान लो कि XYZ मोबाइल स्टोर से तुमने ये फोन परचेज किया. होता है ना, जब हम नया फोन परचेज करते हैं तो 1 2 3 दिन बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत ऐसा ध्यान से यूज करते हैं, अपने पास रखते हैं, आया ना? फिर दिन भर फोन चलाते हैं, ऐसा भी होता है. हाँ, वो तो होता ही है. फोन तो अपन नॉर्मली भी दिन भर ही चलाते हैं. अब मान लो कि भाई इस बच्चे ने ये फोन परचेज किया 3 months बैक. ठीक है, आज क्या डेट है? आज का कोई डेट बता सकता है? 8 दिसंबर. ओके, तो मान लो इसने परचेज किया रहेगा 8 अक्टूबर को. 8 अक्टूबर 2023 को ही परचेज दिस फोन. ठीक, रात को फोन यूज करते करते चार्जिंग में लगा करके सो गया. ठीक है, मिडनाइट ये फोन फट गया. इसमें डिफेक्ट था, इस पीस में डिफेक्ट था. फोन फट गया. और मैंने बोला ना कि पिलो के नीचे रख के सोया था, है ना? करण भी फट गया.
इज इट क्लियर? पिछले 3 महीने ये हॉस्पिटलाइज रहा, 3 महीने बाद इसको होश आता है, ये जाता है उस दुकान वाले के पास जिससे इसने फोन खरीदा था, जा करके उसका गला पकड़ लेता है कि तूने मुझे डिफेक्टिव पीस दिया। दुकान वाला बोलता है कि हाउ वुड आई नो, मैंने जो आपको फोन दिया वो पैक्ड, सील पैक्ड फोन था, डिफेक्टिव होगा मेरे को कैसे पता? तो मुझे बताओ क्या करण यहाँ पे उस दुकान वाले के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है? वेदर करण कैन इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर, यस और नो? यस और नो? भाई शॉपकीपर के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा, एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जा सकता है? अगेंस्ट द कंपनी विच हैज मैन्युफैक्चर्ड दिस फोन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन देखो कंपनी ने खुद से आकर के नहीं बेचा है, बोलने का मतलब ऑल्दो कंपनी के बिहाफ पे कोई और पर्सन कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर रहा है, ट्रांजेक्शन मेंटर कर रहा है, लेकिन उन सभी कॉन्ट्रैक्ट, उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन? उन सभी ट्रांजेक्शन्स, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन? कंपनी। इज इट क्लियर? कैपेसिटी टू सू एंड बीइंग सूड। बीइंग सूड मतलब भाई केस, अगर देखो जैसे कंपनी किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, सिमिलरली कोई आउटसाइडर भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है ना। तो आउटसाइडर विल फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी and not against its members or directors or even employees. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? Company being an artificial person having a separate legal existence have also the capacity, ऐसे बोलोगे, ऐसे पढ़ोगे, Company being an artificial person, बोलो मेरे साथ, Company being an artificial person, बोलो बोलो, having separate legal entity also have the capacity to file a suit against any outsider in its own name. Similarly, बोलो, कोई बेवकूफ होगा जो नहीं रिपीट करेगा. Similarly, if any outsider wants to file a case, then such case will be filed against the company. Example of laptop, if the HP laptop motherboard is cracked, so the mistake is of company. Yes, mistake is of company. ठीक है, किसके अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे? कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, ना कि उसके, बोलो ना कि उसके मेंबर्स के अगेंस्ट या उसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट. इज इट क्लियर? ओके, सो राइट डाउन एवरीवन, लिख लीजिए फटाफट से. डिक्टेट करवा रहा हूं मैं ना, मैं लिखवा नहीं रहा, डिक्टेट करवा रहा हूं, आप लोग लिखोगे साथ में. लिखिए, अ कंपनी being an artificial person, a company being an artificial person and having its own legal existence have the capacity to file a suit, और जिसको ये सूट वूट समझ में नहीं आता ना वो लिखेंगे टू फाइल अ केस. अभी अपन बच्चे हैं ना, छोटे हैं ना, हाँ, तो सूट की जगह लिखोगे टू फाइल अ केस अगेंस्ट एनी आउटसाइडर, Similarly, if any outsider wants to file a case
Similarly, if any outsider wants to file a case, they can file a case against the company. They can file a case against the company and not against its members or directors. Not against its members or directors. Is it clear? चलिए. So now moving on to the next part. लिखिए. Next characteristics लिखिए. Capacity to hold the property. Capacity to hold the property in its own name. The company have the capacity to hold the property in its own name. मतलब कंपनी के पास पावर है कि वो अपने नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकता है. अब मैं तुमको एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे. मान लो कि ये जो क्लासेस है, लेट्स से ये मेरी क्लासेस का नाम है XYZ क्लासेस. ठीक है. As of now, it is a sole proprietorship firm. ठीक है. I am the sole proprietor of this XYZ classes. ठीक. तो being the sole proprietor, यहाँ पे जितने भी एसेट्स आपको दिख रहे उन सभी एसेट्स के ऊपर मेरा एक्सक्लूसिव ओनरशिप है. आया ना? बोलो. मैं चाहूं तो भाई वो जो हॉल वाले रूम का प्रोजेक्टर है उठा करके मेरे घर पे जाकर के लगा दूं. कर सकता हूं? कैसा कर सकता हूं? मेरे परमिशन के बिना यहाँ पे कोई भी एसेट्स कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता. आई एम द ओनर ईच एंड एवरी एसेट्स. यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट पे अगर एक चम्मच भी है तो उसके ऊपर भी मेरा ओनरशिप है, बिकॉज इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. समझ में आ रहा है? ठीक है. सारे एसेट्स के ऊपर मेरा ओनरशिप. क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. अब मान लो कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस ग्रो करना है, तो मैंने मेरी क्लासेस को कन्वर्ट किया XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मैं बताऊंगा 2 लोग चाहिए रहते हैं. तो एक तो मैं हो गया और एक मेरा ब्रदर हो गया. मेरे पास इस कंपनी के 99% शेयर्स है और मेरे ब्रदर के पास इस कंपनी के 1% शेयर्स है. क्या हुआ एग्जांपल में? XYZ क्लासेस क्या बन गया? अभी XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया. और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेरे पास कितने परसेंट शेयर्स हैं? 99% शेयर्स है. एंड माय ब्रदर हैज 1% शेयर्स. मैं बोलता हूँ जिस दिन ये कंपनी में कन्वर्ट हो गया ना, द डे व्हेन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं वो किसके हो जाएंगे? मेरे नहीं होंगे ना, फिर कंपनी के हो जाएंगे बेटा. जिस दिन ये क्या बन गया? XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, उस दिन जितनी भी चीजें यहाँ पे दिख रही है, जितने भी एसेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो सब किसके हो गए? अब कंपनी के हो गए. even though I am holding 99% shares in the company, still I cannot exercise any ownership rights on any of the assets of the company. मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था तो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में क्या था? देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मैं और वो फर्म दोनों एक ही है. वंस इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कंपनी, कंपनी अलग और
मैं अलग। एंड कंपनी के पास कैपेसिटी है क्या? कंपनी के पास कैपेसिटी है क्या? टू होल्ड दी प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी हैव दी कैपेसिटी टू होल्ड दी प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो जिस दिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया XYZ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में, यहाँ पे जितने भी एसेट्स दिख रहे हो किसके हो गए? कंपनी के। अब मैं किसी भी एसेट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेके जा सकता। आई कैन यूज इट बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड नॉट फॉर माय पर्सनल यूज। लेकिन अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होता, मेरा मन कर रहा है कि मैं स्क्रीन उठा करके अपने घर पे लगा लूं, लगा सकता हूं क्या? लगा सकता हूं। आई एम द ओनर ऑफ दिस एसेट्स। बट वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, all the assets will belong to company and not to its member, even though member is holding 99% shares. Is it clear? तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि भाई कंपनी के जो एसेट्स है ना, वो किसके हैं? कंपनी के हैं, ना कि उसके मेंबर्स के। कंपनी के जो भी एसेट्स हैं वो कंपनी के हैं, ना कि उसके मेंबर्स के। इज इट क्लियर? ओके, राइट डाउन। Sir, a first example of shop and company, if it's happened to building, then whole mistake, whose mistake? मेरे को तुम्हारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तुम्हारे क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना मुझे वॉइस मैसेज पे। तुम्हारा क्वेश्चन ये मैं नंबर देता हूँ, इस पे व्हाट्सएप करना वॉइस मैसेज पे, मैं बात करूंगा आराम से। 8209081529 इस पे भेजिए आप क्वेश्चन। हाँ, अभी लिख रहे थे, अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करिए। परमजीत, क्या क्या कुछ पढ़ रहे थे? बोलो। हाँ, लिखिए। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, a company being an artificial person, and having its own legal existence, also have the capacity to hold the assets, in its own name, Thus the assets of the company belongs to the company and not to its members. Thus the assets of the company belongs to the company and not to its members. लिखा? फिर वहां पे ना एक सा ब्रैकेट लगा लेना और वहां पे लिखना, ऐसे मैं लिखवा रहा हूं, अगर कंपनी में किसी मेंबर के पास 99%, और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं 99.99% होल्डिंग भी है, तो भी वो मेंबर कंपनी के किसी एसेट्स पर ओनरशिप राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, तो भी वो मेंबर कंपनी के किसी भी एसेट्स पे ओनरशिप राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
बोलिए, डन। चलो आगे। अब देखो तुमको एक बढ़िया सा एग्जांपल भी करवा देता हूँ और क्लैरिटी लाने के लिए। तीन दोस्त थे, पहले का नाम है दीवाना, मस्ताना एंड परवाना। ठीक है, थ्री फ्रेंड्स सीए कर रहे थे, छोड़ दिया बीच में, सोचा बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने चले गए। और इन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट अ कंपनी इन द नेम ऑफ DMP, DMP प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या बिजनेस करेंगे ये लोग? बिजनेस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ वुडन फर्नीचर। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ वुडन फर्नीचर, ये काम करने वाले लोग। अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल कैपिटल चाहिए, तो इसने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, मस्ताना ने भी 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, लेकिन परवाना के पास पैसे नहीं है। ऑल्दो पैसे नहीं है, लेकिन गांव में जमीन है और जमीन में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, तो इसने वो पेड़ काट के दिया। स्टॉक, स्टॉक भी तो चाहिए भाई, वुडन फर्नीचर का काम है ना। तो इसने क्या दिया? वुडन स्टॉक दिया, वुडन स्टॉक वर्थ ₹10 लाख। कुछ इस तरीके से तीनों ने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस स्टार्ट होते समय। ठीक, आज क्या तारीख है? बढ़िया से एक बिल्डिंग रेंट पे लिया, ठीक है, और 8 दिसंबर 2023 को ही अपने बिजनेस का इनॉग्रेशन किया। ठीक, प्लस जितने भी एसेट्स है ना कंपनी के, आप कौन सी कंपनी है, जितने भी एसेट्स है कंपनी के, उन सभी एसेट्स का इंश्योरेंस लिया। ठीक है, किसका इंश्योरेंस? एसेट्स का। ठीक, इनॉग्रेशन कब हुआ? 8 दिसंबर को। ठीक, अब भाई पहला दिन था, इनॉग्रेशन किया, लोगों को बुलाया, अच्छी बहुत सारी बधाइयां मिली, छोटा सा डिनर अरेंज किया सबके लिए, सब सेलिब्रेट करके वहां से चलते बने। और इन्होंने डिसाइड किया कि यार बिजनेस कल से स्टार्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करना कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हावेवर कुछ गुंडे वहां से निकलते। ठीक है, और वो गुंडे क्या करते हैं, इनकी जो ये बिल्डिंग है ना जहाँ पे ये लोग बिजनेस करने वाले, इस बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? आग लगा रहे हैं। आग लगाया, सब जल के खत्म। लेट नाइट इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, देवर वेरी सैड। ठीक, रो रहे हैं, मिडनाइट, खून के आंसू निकल रहे। ठीक, समहाउ नेक्स्ट मॉर्निंग तक खुद को संभाला और डिसाइड किया कि भाई अब क्या करना है। तो एक फ्रेंड बोलता है कि हमने तो क्या किया था, इंश्योरेंस लिया था, है ना। तो सीधे गए ये लोग तीनों के तीनों, कहाँ जाएंगे भाई? इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस, टू क्लेम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए पहुंच गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। इंश्योरेंस कंपनी ने इन्हें क्लेम देने से मना कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने इन्हें क्लेम देने से मना कर दिया। तो द क्वेश्चन अराइजेस वेदर ये जो तीन लोग हैं, दीवाना, मस्ताना, परवाना, इनको इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा देगी?
whether they are eligible to get the insurance claim amount from the insurance company. क्या इनको पैसा मिलेगा? कोई बेवकूफ बच्चा ही होगा जो आंसर नहीं करेगा ऑनलाइन में, सबको आंसर करना है, ठीक है? बताइए। तुम समझदार लगते हो सबसे, बताओ क्या दीवाना मस्ताना परवाना को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? मिल सकता है, वेरी गुड। तेरे पड़ोसी के घर में आग लगी, उसका पैसा तेरे को मिलेगा क्या? इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? एसेट्स किसका जला है? किसका एसेट्स जला है तो पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को, एंड नॉट टू दीवाना मस्ताना एंड परवाना। तो यहाँ पे जो कंटेंशन है, जो बात रखी है इंश्योरेंस कंपनी ने, वो क्या है? वैलिड, यस और नो? क्योंकि कंपनी हैव देयर ओन लीगल एग्जिस्टेंस। आई होप सबको क्लियर है अभी, which is different from the members of the company। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा दीवाना मस्ताना परवाना को नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? टू द इंश्योरेंस कंपनी। प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल। यस परम, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। देखो चैट बॉक्स वाले ऑप्शन में जाओ और ऐसा टाइप करने की कोशिश करो बाकी बच्चे। कॉपी कर लीजिएगा इसको। अच्छा, जब तुम कॉपी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ना जितने भी ऐसे एग्जाम्पल कॉपी करूंगा ना, ऐसा बॉक्स बनाना और उसमें एक ओवरव्यू लिख देना फैक्ट्स का, इस केस में हुआ क्या। भाई इस केस में ऐसे सिर्फ डायग्राम कॉपी करके थोड़ी ना पता चलने वाला है बाद में जब आप रिवाइज करोगे, तो फैक्ट्स भी लिखना है इस केस की। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू डू द सेम, प्लीज डू इट। फर्स्ट चेकिंग होगी ना तो फिर कैसे चेकिंग होगी, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कॉम्पेंसेशन अमाउंट टू द कंपनी। चेकिंग होगी तो भाई आग तो लगा है ना, डैमेज तो हुआ है ना, इसी के लिए तो इंश्योरेंस लेते हैं अपन। परम, if if they think that the right reason, then only they will give insurance। yes, very good परम। जिसने भी कॉपी कर लिया वो एक बार यस लिख करके भेजोगे, जो भी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन। ओके, डन। चलिए, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। कितने फीचर्स कर लिए अभी तक? 8। लिमिटेड लाइबिलिटी कर लिया? ओके, नेक्स्ट राइट डाउन लिमिटेड लाइबिलिटी।
लिमिटेड लाइबिलिटीज। अब देखना ये जो टर्म है ना, ये जो फीचर है ना लिमिटेड लाइबिलिटी, ये यूज करेंगे हम ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ, ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंबर्स। क्या मतलब है कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड, ऐसे पढ़ोगे, मेंबर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड। हाउएवर लाइबिलिटी ऑफ कंपनी शैल ऑलवेज बी अनलिमिटेड। अब समझना लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या फर्क है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब घर के चम्मच भी बेचने पड़ेंगे, है ना, चम्मच तक बिक जाएगा घर का, in order to pay off the debts, in order to pay off the debts। limited liability में a person will be held liable to pay only up to the extent of a particular amount, only up to the extent of a particular amount। एक फिक्स पैसा देना है, उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है, फ्री है। जबकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होगा, अरे जब तक सारे पेमेंट्स नहीं हो जाते तब तक लाइबल है। इज इट क्लियर। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की मैं बात करूं, सोल प्रोप्राइटर का जो लाइबिलिटी हो क्या है, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करूं, पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी हो क्या है, अनलिमिटेड। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मेंबर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, the liability of member in a company form of business organization is limited। is it clear। members का liability जो है it can either be limited by shares, it can either be limited by shares or it can be limited by guarantee। समझ में आ रहा है। the liability of members in a company form of business organization can either be limited by shares और लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है। अब देखो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होगा, मेंबर्स ऑफ कंपनी शैल बी हेल्ड लाइबल टू पे, members of company shall be held liable to pay only up to the, very good, only up to the extent of amount unpaid on the shares held by members। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी लिमिटेड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स, मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उन शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट है सिर्फ उस अमाउंट तक के लिए वो लाइबल होंगे। फॉर एग्जांपल देखना, एक कंपनी है मान लो ए लिमिटेड, ठीक, और ए लिमिटेड में मेरे पास 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप। ए लिमिटेड में मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप। कल को अगर ये कंपनी वाइंड अप हुआ तो मेरे को मैक्सिमम कितना पैसा देना पड़ेगा। मान लो कि ये कंपनी वाइंडिंग अप में चला गया और इस कंपनी के ऊपर ना 550 करोड़ रुपए का डेप्ट है, 550 करोड़ का डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर, 550 करोड़ का डेप्ट है। मेरे को कितना पे करना है, मेरे को कितना पे करना है, ये जो कंपनी है ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मेरे को पे करना है ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय मी। मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 1000। उन शेयर्स पे अनपेड अमाउंट कितना है,
₹4 पर शेयर। भाई इन एनी केस मेरी जो लाइबिलिटी बनती है वो ये बनती है ₹4000 की। मैं ₹4000 पे करूंगा एंड आई विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल ऑफ माई लाइबिलिटीज टूवर्ड्स द कंपनी। इज इट क्लियर? लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये होता है। सॉरी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उल्टा बोल दिया मैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, liability of members is limited up to the extent of amount unpaid on the shares held by the members. Is it clear? सभी लोग क्लियर है सबको? नेक्स्ट है लिमिटेड बाय गारंटी। अब तुम समझना गारंटी वर्ड क्या समझ इन जनरल अगर अपन बात करें तो। मैंने बोला बच्चों को क्या तुम सीए कर लो, गारंटी है दैट यू विल गेट अ गुड जॉब। मतलब अगर मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, गारंटी देता हूं यू विल गेट अ गुड जॉब, इसका मतलब आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ पर्सनल अश्योरेंस, आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ पर्सनल अश्योरेंस या पर्सनल अंडरटेकिंग दैट यू विल गेट अ गुड जॉब इफ यू डू सीए और इफ यू बिकम अ सीए। हाँ है ना? तो इसमें देखो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। नॉर्मली जो एनजीओज वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट होते हैं एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें पहले से सभी मेंबर्स को पता है कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप हुआ तो सबको एटलीस्ट इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। तो कोई भी बंदा या बंदी जब कंपनी का मेंबर बन रहे तो एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मेंबर ऑफ कंपनी इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मेंबर ऑफ कंपनी इटसेल्फ उनको मालूम है कि कल को अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गया वी विल बी लायबल टू पे दिस मच अमाउंट। अब वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 5000 है, 25000 है, 50000 है, 2000 है, 1000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, एज द केस में भी। कितना अमाउंट पे करना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वो पहले से डिसाइडेड है। इज इट क्लियर? उससे ज्यादा पे नहीं करना है। क्लियर है? राइट डाउन। members of company shall be held liable up to the extent of amount undertaken का मतलब समझते हो? पर्सनल assurance undertaken to be paid by them at the time of winding up of the company limited by guarantee में members of the company shall be held liable only up to the extent of amount undertaken to be paid by them at the time of winding up of the company। लिख लीजिए तो। डन। ये हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी। Liability of members in a company is limited. It can either be limited by shares or limited by guarantee. However, liability of company shall always be unlimited. तभी तो कंपनी के सारे एसेट्स बिक जाते हैं, किसके लिए? टू पे ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। Is it clear? Because liability of company is unlimited. However, the liability of member is limited. Done with this? कितने फीचर्स हो गए? 9। एक और है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम दी मैनेजमेंट। तो यहां बोला गया जो कंपनी के ओनर्स है, नॉर्मली कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स है शेयर होल्डर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। तो ओनर्स मे नॉट बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मैंने बोला ना सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट।
बोला जिसके पास ओनरशिप है जरूरी नहीं है उसके पास मैनेजमेंट भी हो, और जिसके पास मैनेजमेंट है जरूरी नहीं कि उसके पास ओनरशिप भी हो। जो कंपनी को मैनेज कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का ओनर हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। और जो कंपनी का ओनर है जरूरी नहीं है वो कंपनी को मैनेज कर रहा हो। इज इट क्लियर? तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, इन अ कंपनी in a company owners may not be involved in day to day management of the company. Owners may not be involved in day to day management of the company. Day to day management of the company. Similarly, those who are participating in day to day management may not be the owner of the company. बोला जो डे टू डे मैनेजमेंट संभाल रहा है जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का ओनर हो। There may be a separation of ownership and management. Done? बोलिए, अब आगे देखो, एक सवाल नेक्स्ट, क्या एक कंपनी को सिटीजनशिप मिल सकता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? क्या हमारे पास इस देश की नागरिकता है? नागरिकता समझते, सिटीजनशिप है? आंसर इज यस। कैसे पता चला? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इफ यू आर नेचुरली बोर्न इन इंडिया यू विल हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सवाल उठता है क्या एक कंपनी को सिटीजनशिप मिल सकता है? वेदर अ कंपनी कैन हैव सिटीजनशिप? आंसर इज नो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सर ने बोला ना, ओनली अ पर्सन हु इज naturally born, only a person who is naturally born can have citizenship. तो कंपनी नेचुरली बॉर्न है क्या? हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है, कंपनी इज आर्टिफिशियली बॉर्न। तो एज अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरली बॉर्न पर्सन, does it cannot have citizenship? Yes or no? Yes sir, write down, पहले हेडिंग लगा लेना, सिटीजनशिप ऑफ कंपनी, सिटीजनशिप ऑफ कंपनी। सिटीजनशिप ऑफ कंपनी, और यहां पे लिख लो एज अ कंपनी is not naturally born in India, as a company is not naturally born in India, thus it cannot have citizenship. Thus it cannot have citizenship. As a company is not naturally born in India, thus it cannot have citizenship. लिखा? Thus, एक और लाइन लिखना है इसके आगे, thus it cannot enjoy all the fundamental rights given to the citizen of India by the Constitution of India. By the Constitution of India.
although it can enjoy some of the fundamental rights, although it can enjoy some of the fundamental rights. तो यहाँ पे बोल रहे कि as a company is not naturally born, तो इसको सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो जब इसको सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता। हाउएवर इट कैन एंजॉय सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है, वेदर ए कंपनी कैन हैव नेशनैलिटी। क्या एक कंपनी का नेशनैलिटी हो सकता है? हो सकता है। अपन बोलते हैं ना, देखो चाइनीज कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जापानीज कंपनी है, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ या ना? तो जब अपन बोल रहे चाइनीज कंपनी तो अपन उसकी नेशनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं ना। मैं अगर बोल रहा हूँ इंडियन कंपनी तो मैं नेशनैलिटी डिफाइन कर रहा हूँ ना। तो नेशनैलिटी कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। Nationality can be defined on the basis of country of its incorporation. Any company which is incorporated in India is said to be an Indian company. Any company which is incorporated in China is said to be a Chinese company. तो सवाल किसी ने पूछा कि क्या कंपनी का नेशनैलिटी हो सकता है? बच्चों का जवाब क्या होना चाहिए? हो सकता है। और नेशनैलिटी किसके बेसिस पर डिफाइन हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। ठीक है, राइट डाउन। देखिए, अ कंपनी कैन हैव नेशनैलिटी। A company can have nationality on the basis of country of its origin. On the basis of country of its origin. For example, a company can either be Indian company, Chinese company, Japanese company, etc. etc. कर देना। ठीक है सर? डन? चलिए, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए, कोई डाउट है किसी को? अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई भी डाउट है? यस, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल सकते हैं। परम, सुदर्शन, जेनी, देन दिव्यांश, यू कैन आस्क योर डाउट इफ एनी। You can ask your doubt. Okay. So with this, we are winding up this session. Rest will continue in the next lecture. ठीक है? अभी बेसिक्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से we will start with the types of companies. ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।